और मैं एंशिएंट हिस्ट्री एंड कल्चर एंड आर्कियोलॉजी का शोधार्थी हूँ। मेरा टॉपिक सोच समस्या का चयन है। यूँ तो यह समस्या देखने में बहुत आसान लगती है, लेकिन जब हम इस पे नज़दीक आते हैं और इस पे बात करना आरंभ करते हैं तो इसमें कठिनाइयाँ आनी शुरू हो जाती है। कोई भी शोधार्थी जब पीएचडी में प्रवेश करता है तो उसके सामने सबसे पहले जो समस्या उत्पन्न होती है वह है शोध समस्या का चयन। इसे हम एक उदाहरण के रूप में समझाना चाहते हैं। हम लोग सिद्धार्थ गौतम का नाम जानते हैं, जो कि एक राजकीय कुल में उत्पन्न हुए और बहुत सारे सुख सुविधाओं के होने के बावजूद भी उनका मन कभी शांत नहीं रहता था। उनके मन में अनेक तरह के विचार आते रहते थे। वे जानना चाहते थे कि मानव जीवन में क्या समस्याएं हैं, उनके क्या दुख हैं और उस दुखों का क्या निदान है। और इसके लिए उन्होंने हमेशा चिंतन किया और इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि इस पे हमें कार्य करना है। हम गौतम बुद्ध को एक रिसर्चर के रूप में मानते हैं। भले ही उनका तरीका कुछ अलग हो, लेकिन उन्होंने जो कार्य किया वो एक रिसर्च के लिए किया। उन्होंने अपने समस्या को निर्धारित किया पहले और उस समस्या पे फिर वे कार्य किए। उसके लिए बहुत सारे चिंतन किए, साइंटिफिक रूप भी उसको दिया और उसको जब अपने तथ्य को उन्होंने जांचा प्रमाणित किया तो उसके बाद एक निष्कर्ष निकला। और वो निष्कर्ष सिर्फ आज सिर्फ गौतम बुद्ध के लिए ही नहीं, पूरी मानव जाति और विश्व के लिए ज्ञान का प्रकाश बन गई। आज इतने दुख और अशांति के माहौल में अभी भी जब हम गौतम बुद्ध के सिद्धांत को पढ़ते और देखते हैं तो एक जीवंतता और एक नयापन हमें महसूस होता है। तो इसी लिए हम रिसर्च के रूप में हम इस उदाहरण को रख रहे हैं कि जैसे ही कोई शोधार्थी अपने समस्या को अच्छी तरह से समझ लेता है और उसका चयन कर लेता है तो कार्य उसके लिए करना आसान हो जाता है। अब हम कुछ विषय पे आते हैं, क्योंकि कुछ विषय की बातें शोध के कार्य को आरंभ करने से पहले हमें एक समस्या का चयन करना होता है, जिसे शोध की समस्या कहते हैं। यह शोध का आरंभिक चरण है, जिसमें हम ये निश्चित करते हैं कि हमें किस क्षेत्र में कार्य करना है और इसके बाद हमें उस समस्या को एक नाम देते हैं। कुछ प्रमुख विचारकों ने इसे परिभाषित किया है, जैसे सेलिटेज, मेरिया, जहोदा एवन ने अपनी कृति रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशंस के अंतर्गत उन्होंने उल्लेख किया है कि शोध समस्या के रूप में विषय वस्तु का निर्धारण या सूत्रीकरण वैज्ञानिक शोध की आरंभिक आवश्यकता है और शोध निर्धारण का यह प्रथम चरण भी है। एक अन्य विचारक जॉन सी डॉल्टन सेंड ने अपनी कृति इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंटल मेथड में कहा कि शोध समस्या समाधान हेतु एक प्रस्ताविक प्रश्न है। लियालेंस रिप्पल ने कुछ समस्याओं का अवगत कराया। उन्होंने बताया कि अनुभव की क्या कठिनाइयाँ होती है, समस्या पहचान की क्या कठिनाइयाँ होती है और इसके निर्धारण की क्या कठिनाइयाँ होती है। अब इनके लिए कुछ हम विशेष जो कि विशेषताएं हैं इसकी उस पर चर्चा करना चाहते हैं। सबसे पहला है समस्या का प्राथमिक ज्ञान। कोई भी रिसर्चर जब अपने समस्या को निर्धारित करता है तो उसे उस विषय में थोड़ा प्रारंभिक ज्ञान होना चाहिए। प्रारंभिक ज्ञान होने से क्या होती है कि चीज़ें हमारे लिए आसान होती चली जाती है। दूसरा है उचित एवं अनुरूप शीर्षक। जब हम किसी समस्या को निर्धारित करते हैं तो उसका एक हम शीर्षक और नाम देते हैं। वह नाम उसके सुंदरता भी प्रदान करता है और दूसरे को आकर्षित भी करता है। अगर आपके शीर्षक का नाम अच्छा हो तो आप उसको बिना पढ़े भी अगर आप उसको एक नज़र देखते हैं तो उसकी में आपकी आकर्षण पैदा हो सकता है। तीसरा है शोध का उद्देश्य। तो जीवन में कोई भी कार्य करने के पहले आपको उद्देश्य होना चाहिए। जैसे कि बिना उद्देश्य अगर आपका सही और शोध सक्सेसफुल उद्देश्य अगर आप लेते हैं जिसका कि कोई समाज के लिए उपयोग हो तो वह रिसर्च आगे चल के पूरे समाज के लिए प्रेरणा बनती है। जैसे कालिदास को ले लीजिए, वाल्मीकि को ले लीजिए, डाकू अंगुलीमाल को ले लीजिए। जब उन्होंने अपने उद्देश्य को समझा, अपने तथ्य को जाना और जो कार्य किए वो आज इतिहास में अमर हो चुके हैं। कैसे कालिदास एक स्त्री प्रेमी से लेकर एक महान साहित्यकार बन गए और कैसे अंगुलीमाल एक डाकू से लेकर एक महान बौद्धित्व बन गए। उसी तरह अगर आपका उद्देश्य अगर सफल है तो आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। चौथा है हमारे समस्या अध्ययन करने का क्षेत्र। आपका समस्या कोई भी हो, आप साइंस के विद्यार्थी हो, आर्ट्स के विद्यार्थी हो या कॉमर्स के विद्यार्थी हो, अगर आप अपने उद्देश्य को जानते हैं तो आप उस पर कार्य कर सकते हैं। पाँचवा है आपके शोध समस्या का आधार। आप किस आधार पर अपनी समस्याओं को निर्धारित करते हैं। फिर है उससे संबंधित साहित्यों का अध्ययन। जब आप अपने समस्या से अवगत हो जाते हैं तो उससे कुछ किताबें जो वो इंटरनेट पे हो, लाइब्रेरी में हो या कहीं भी हो, उसको आप पढ़िए, उसको समझिए और उसको आत्मसात कीजिए। उसके बाद आप उस लिटरेचर को एक डिज़ाइन दीजिए और फिर अपनी शोध और परिकल्पनाओं का निर्माण कीजिए। वो परिकल्पना एक मनगढ़ंत कहानी शुरुआत में हो सकती है, लेकिन जब आप चलने लगते हैं तो वही कहानी आप धीरे धीरे उसको सही रूप में निकालते हैं, उसको निखारते हैं।
उसके बाद है समय और धन का ध्यान। कोई भी कार्य जब आप करते हैं तो समय और धन बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ऐसा नहीं कि 2 साल का कार्य आप 3 साल या 8 साल में कर रहे हैं, बहुत सारे धन भी समाप्त कर दिए और उसका कोई औचित्य नहीं निकला, तो वह व्यर्थ साबित हो जाता है। उसके बाद है आपको सहायक नियुक्ति और प्रशिक्षणों का महत्व। इसके लिए आपके एक गाइड का नियुक्ति किया जाता है और एक ट्रेनिंग दिया जाता है। वो गाइड आपको दिशा निर्देश देते हैं और ट्रेनिंग के रूप में आप प्री पीएचडी का कोर्स वर्क का जो प्रोग्राम है उसको मान सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बैठ के 6 महीना ये सीखते हैं कि हम लोग कैसे कार्य करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे अपने जीवन में उसको निखारेंगे। ये सिर्फ 3 साल के पीएचडी के लिए नहीं, ये आपको पूरे जीवन में कार्य जाएगी। जो आप यहाँ पे सीख रहे हैं, बात करना, बोलना, चुप रहना, ये सारी क्रियाएँ आपको पूरे जीवन भर काम देगी। उसके बाद है आप विश्लेषण से विचार विमर्शा, विशेषज्ञ से विचार विमर्शा। आपके क्षेत्र के बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, जैसे आपके शिक्षक हैं, आपके सीनियर रिसर्च स्कॉलर हैं, या कोई भी वैसा व्यक्ति जो कि पढ़ा लिखा नहीं हो लेकिन अगर उसका ज्ञान है तो आप उससे बात कर सकते हैं, उससे आप समझ सकते हैं, उसकी समस्याओं को आप आत्मसात कर सकते हैं। कहा भी गया है कि कोई सफल होने के लिए 2 व्यक्ति का साथ चाहिए, एक तो जो सफल हो चुका है, एक तो जो पराजित हो चुका है। सफल व्यक्ति भी आपको ज्ञान दे सकता है, पराजित व्यक्ति भी ज्ञान दे सकता है, और दोनों के ज्ञान को आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी रुचि को भी देखिए। इतना जानने के बाद जब आप रुचि से कोई भी कार्य करते हैं तो वो कार्य ज़्यादा सफल सिद्ध होता है। फिर आप इससे शोध समस्या का निर्णायक और चयन कर सकते हैं। अंत में आपको अपने शोध का मूल्यांकन करना पड़ेगा। कोई भी शोध या शोध का समस्या जो है वो साइंटिफिक होगा तब आप उस पर कार्य कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने आप से ही प्रश्न करना होगा कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, उसका ध्येय क्या है, उससे क्या समाज को मिलेगा, और उसके बाद हम उस पर कार्य करते हैं। तो अंत हम जब शोधकर्ता उपयुक्त सभी बातों पर भली भांति विचार करके अपनी समस्या का चयन कर लेता है तो उसे अंतिम रूप देकर शोध करने वाली संस्था को शोध प्रस्ताव में दिया जा सकता है। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं तो एक इतिहास के उदाहरण से एक तथ्य को समाप्त करना चाहता हूं। चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने नंद वंश का विनाश किया, उन्होंने आरंभ में चाणक्य की सहायता से कार्य किया और डायरेक्ट मगध के केंद्र पर हमला कर दिया और उन्हें शुरुआती चरण में पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन जब उन्होंने उस समस्या को समझा और उसके बाद मगध के छोटे छोटे हिस्से पर हमला किया और उसे धीरे धीरे विजित करते हुए जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने पूरी तरह नंद वंश के महान शासक घनानंद को पराजित कर दिया, जिसे कि सिकंदर जैसा महान शासक भी नहीं पराजित कर सका था। तो हम समझ सकते हैं कि अगर आप एक समस्या का अच्छे तरह से निर्धारण कर लेते हैं तो आप इतिहास में इतिहास चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक निर्माता का भी रूप ले सकते हैं और एक मुक्तिदाता का भी रूप ले सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी प्रस्तुति को विराम देना चाहता हूं, और कुछ गलतियां हो गए तो अपने शोधार्थी साथियों और सर से क्षमा भी मांगता हूं जिनसे मुझे प्रेरणा मिली। धन्यवाद।